हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन अब बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एसेंशियल टिप्स फॉर क्लियर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिसमें मैंने आपको टिप्स दिए कि इंग्लिश कैसे बोली जाए, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए, वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव किया जाए। पर क्लियर कम्युनिकेशन ये क्या है? हो सकता है कि आप कुछ गिने चुने वर्ड्स जानते हो, पर फिर भी उन वर्ड्स के साथ आपको क्लियरली बात करने आना जरूरी है और आज यही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंग्लिश बोलते वक्त, इंग्लिश में बातचीत करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है नॉट एक्सप्रेसिंग क्लियरली, मतलब मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं दूसरों के सामने, या द लिसनर डज नॉट अंडरस्टैंड मी, सामने वाला जो सुन रहा है मेरी बात, उसे मेरी बात ही समझ में नहीं आती है, या फिर द मैसेज इज नॉट क्लियर इनफ, जो भी मैं बताना चाह रहा हूं वो उसका मतलब दूसरा ही निकाल लेता है, कुछ और ही समझ लेता है, या फिर द लिसनर इज नॉट पेइंग अटेंशन। जब भी आप बातचीत करते हो या फिर वो फोन में बिजी रहता है या फिर कुछ और सोचते रहता है और आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता। क्या आपके साथ ये होता है? क्या आपके साथ ये होता है? और आपको यही लगता होगा कि मेरी इंग्लिश तो वीक है, मैं तो सीख रहा हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं फ्लुएंट बात नहीं करता हूं, इसीलिए ये सारी चीजें मेरे साथ होती है। बट लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें आपके साथ इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपकी इंग्लिश बेसिक है। इवन एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर के साथ भी ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी के साथ बात करना, ये एक आर्ट है और वो आपको सीखना जरूरी है। तो बस आज इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दूंगा 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो पूरा लेसन है ना, इस लेसन का जूस है ना, इन 3 ब्रॉड पॉइंट्स पर है। तो सबसे पहला क्या है? से व्हाट यू मीन। आप जो भी कहना चाहते हो वो आपके दिमाग के अंदर बहुत ही क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना जरूरी है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं क्या वर्ड्स यूज करूं। ये जरूरी नहीं है, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही एडवांस्ड और डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करो। सिंपल वर्ड्स यूज करके भी आप आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। तो से व्हाट यू मीन, यूज द सिंपल पॉसिबल वर्ड्स। अगर आप एडवांस वर्ड्स जानते हो और आप कॉन्फिडेंट हो उन्हें यूज करने में, देन डेफिनेटली यूज इट, बट अदरवाइज स्टिक टू बेसिक वर्ड्स ताकि आपका मैसेज क्लियर हो। सेकेंड, आस्क क्वेश्चंस टू कंफर्म इफ दे अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बातचीत करते रहते हैं, पर सामने वाले को मेरी बातचीत समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये मैं वीडियो कर रहा हूं, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओगे, राइट? या फिर मैं बीच में आपको कंफर्म करते रहता हूं कि डिड यू अंडरस्टूड, या समझ में आया आपके। ये जरूरी है ताकि आपका जो मैसेज है वो क्लियरली पास ऑन हो सके। नेक्स्ट है रियली लिसन। लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। अगर आप एक गुड लिसनर हो तो आप डेफिनेटली एक गुड कम्युनिकेटर बनोगे, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की बातचीत को ठीक से सुनोगे नहीं तो उसका जवाब कैसे दोगे? तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर आपके मन में ये 3 गोल्स अचीव अगर आपको करना है तो आज का लेसन बस इसी बारे में है। मैं आपको दूंगा 5 एसेंशियल टिप्स टू गेन क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया, हो सकता है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही बेसिक हो, पर फिर भी आपको क्लैरिटी के साथ बातचीत करने आना चाहिए। जो भी इंग्लिश आपको आती है उससे आपका काम चलना चाहिए, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टिप के साथ, जो है जस्ट कीप टॉकिंग। आप कहोगे इसका क्या मतलब है, जस्ट कीप टॉकिंग? ये कई कबार ऐसा होता है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं या फिर आई एम अ बिगनर इन इंग्लिश, राइट? तो कभी कभी ऐसा बातचीत करते 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 मैं अटक जाता हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, तो मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाता हूँ। फिर वो क्या होता है? क्या मैं ऐसे खड़ा रह सकता हूँ या बस सामने वाले की शक्ल ताकते रहूंगा मैं? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। उस कॉन्वर्सेशन को कहीं ना कहीं आपको फिल करना जरूरी है, और उसके लिए आप यूज करोगे फिलर फ्रेजेस। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लेसन्स किए, इनफैक्ट लर्निंग्स के काफ़ी ट्रेनर्स ने भी किए हैं। फिलर फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपका कॉन्वर्सेशन है रुकता नहीं है, एक डेडलॉक नहीं आ जाता है उससे, एक ऑकवर्ड साइलेंस नहीं आती है उससे। फिलर फ्रेजेस जैसे
लेट मी थिंक अबाउट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक बिगनर हो लेस इंग्लिश के या बेसिक इंग्लिश आपको आती है तो फिलर फ्रेज कोई प्रॉब्लम नहीं यूज करने में। या फिर यू नो व्हाट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट, तो आपको एक टाइम मिलता है सोचने का जब आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हो। या फिर यू नो व्हाट आई मीन, पता है मैं आपको एक्चुअली क्या कहने की कोशिश कर रहा था। या फिर टू लेवल विथ यू, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है। टू लेवल विथ यू इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं सच कहूं तो आई एम श्योर आपने यूज किया है, पर उसकी जगह यूज कीजिए टू लेवल विथ यू। या फिर एक्चुअली यू नो व्हाट, या फिर व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट द राइट वर्ड टू से। तो ये सारे फिलर फ्रेजेस है। जब भी आपको कोई एक वर्ड नहीं आ रहा है या आप आपकी बात को एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो ये फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। पर एक चीज बहुत जरूरी है, डोंट ओवर यूज देम। इनका ज्यादा यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा यूज, अगर आपका पूरा कॉन्वर्सेशन सिर्फ फिलर फ्रेजेस से भरा रहेगा तो आप मैसेज क्या पास करोगे? तो क्लैरिटी तो एनीवेज आपकी डेड हो जाएगी। तो फिलर फ्रेजेस यूज कीजिए, बट कैसे यूज करेंगे? पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह यूज कीजिए, या चाय में जितनी शक्कर पड़ती है ना, बस उतनी यूज कीजिए। ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा? ज्यादा मीठी हो जाएगी चाय। ज्यादा चाय अच्छी मीठी चाय पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। तो शुगर की तरह या पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह फिलर फ्रेजेस को यूज करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है फाइंड गुड स्पीकिंग रिदम। आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि योर वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी नाइस, आई रियली लव टू लिसन टू यू। ये मुझे बहुत लोगों ने कहा, इनफैक्ट कमेंट्स में आप लोगों ने लिखा है। व्हाट इज दैट? इट्स नथिंग बट रिदम। जैसे म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर एक रिदम होता है, सुर होता है, राइट? बातचीत में भी एक रिदम होता है। अवॉइड स्पीकिंग टू फास्ट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो फास्ट बोलेंगे तो वो इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंट साउंड करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। और आपको एज अ बिगनर इन इंग्लिश मेरी एडवाइस है कि आपको बिल्कुल फास्ट बात तो करनी ही नहीं है। यू हैव टू पिक अप अ मीडियम पेस वाइल स्पीकिंग। क्योंकि फास्ट बात करने से क्या होता है पता है? आप आपके वर्ड्स को ना खा जाते हो, आधे वर्ड्स तो खा ही जाते हो। क्या होता है, देखिए, जो हमारी मदर टंग है, जैसे हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, ये लैंग्वेजेस है ना, थोड़ी फास्ट है। तो हम वही रूल अप्लाई करते हैं इंग्लिश बात करते वक्त, पर उससे क्या होता है? वर्ड्स हम आधे खा जाते हैं, इधर उनको सही प्रोनाउंस नहीं करते, और इससे क्या होती है? हमारी क्लैरिटी कंप्लीटली डेड हो जाती है, हम क्लियर साउंड नहीं करते। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ही सुस्त तरह से स्लोली बात करो। मेरे ख्याल से सामने आमने आमने सामने वाले जो सुन रहे हैं आपको, वो ऐसे ही भाग जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू बी फास्ट, नॉर यू हैव टू बी टू स्लो। व्हाट यू हैव टू डू इज बैलेंस योर स्पीड वेल। ना फास्ट ना स्लो, एक मीडियम पे। तो कैसे करना मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रैक्टिस सेइंग सेंटेंसेस स्लोली एंड देन फास्टर। आपको एक रोज एक एक्सरसाइज करनी है। आपको क्या करना है, एक 5 सेंटेंसेस लेने हैं। पहले उन सेंटेंसेस को बहुत स्लोली बोलना है। आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू गो टू द बैंक टुमारो, आई एम गोइंग टू गो टू द बैंक टुमारो। ये अगर आप रेगुलरली करोगे, यू विल गेट अ राइट रिदम व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। फोकस ऑन इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करोगे ना, इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कम टीचर्स है इंग्लिश के जो आपको इस बारे में शुरू से बताएंगे या शुरू से सिखाएंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटोनेशन क्या होता है? द राइज एंड फॉल इन द स्पीच। अगर मेरी स्पीच का मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? द राइज एंड द फॉल इन स्पीच इज कॉल्ड इंटोनेशन। इसका एक क्विक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक सेंटेंस है और यहां पे रेड में लिखा हुआ है। मैं क्या करूंगा? रेड पे स्ट्रेस करूंगा, मुझे स्ट्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट वॉन्ट यू टू रन। मेरा स्ट्रेस कहां पर है? आई डिडंट वॉन्ट यू टू रन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई डोंट माइंड इफ यू डोंट रन। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम नहीं भागते तो। आई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस इज ऑन आई। पर इसी सेम सेंटेंस में अगर मैंने स्ट्रेस यहां से उठाकर अगर यहां डाला, तो ये सेंटेंस कैसे होगा? क्योंकि स्ट्रेस अभी मैं यहां पर दूंगा, तो क्या होगा? आई डिडंट वॉन्ट यू टू रन,
अब मैं बहुत ही स्पेसिफिकली कहने की कोशिश कर रहा हूं, आई वुड हैव प्रेफर्ड दैट समवन एल्स हैड रन। मैं नहीं चाहता था कि तुम भागो, मैं चाहता था कि कोई और भागे तुम्हारी जगह पे। देखिए, इसे स्ट्रेस चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया। आई डेंट वॉन्ट यू टू रन, इस सेंटेंस का मतलब कुछ और ही है। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं चाहता था कि तुम चलो, भागो नहीं। आई आस्क्ड यू टू वॉक एंड नॉट रन। तो देखिए, स्ट्रेस के चेंज से एक ही सेंटेंस का मतलब चेंज हुआ, और यही है ब्यूटी इंग्लिश की। इसी से यू विल बी एबल टू गेट अ राइट रिदम। आप एक क्लैरिटी के साथ बता पाओगे, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रेस गलत दिया होता तो सेंटेंस का मतलब अलग होता। मैं क्या कहना चाहता था ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? चलिए बढ़ते थर्ड पॉइंट की तरफ, मेक श्योर यू आर अंडरस्टूड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बातचीत करते रहते ये बिना समझे कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अज्यूम नहीं करना है, मुझे ये नहीं मान लेना है कि मैं जो भी कह रहा हूं सामने वाले के समझ में आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए। वो कैसे पूछेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। क्लैरिफाई एनीथिंग दैट्स नॉट अंडरस्टूड। जो भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है, वो आपका काम है बातचीत में कि उसे मेक श्योर करे कि सामने वाले को समझ में आए, तभी आपका कम्युनिकेशन का साइकिल कंप्लीट होगा। कीप सम फ्रेजेस हैंडी। कुछ फ्रेजेस आपको हमेशा याद रखने होंगे। ये 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। मैं आपको कुछ 5 फ्रेजेस दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू गॉट दैट। मैं कुछ बात बता रहा हूं लोगों को, और उतने में मैं बीच में रुक कर मैं पूछता हूं, आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू गॉट दैट। मुझे मुझे बस ये पक्का करना है कि तुम्हें ये समझ में आ गया। आई होप यू आर गेटिंग मी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ आई सेड दैट राइट। मैं श्योर नहीं हूं कि जो भी मैंने कहा वो सही कहा। एम आई राइट? या फिर I'd like to be sure I'm expressing myself clearly। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं मैं क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा हूं या तुम्हारी समझ में आ रहा है। या फिर आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं और तुम जो समझ रहे हो दोनों एक ही चीज है। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, ऑन द सेम पेज। मतलब हम एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सेम एक लेवल ऑफ थिंकिंग पर है, या सेम लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ थिंकिंग पर है। ये मैं पूछ रहा हूं। या फिर इफ एनीथिंग इज अनक्लियर जस्ट आस्क मी। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछो। तो ये फ्रेजेस मेरे क्या काम कर रहे हैं? ये एक कंफर्मेशन लेने में काम कर रहे हैं कि मैं जो भी कह रहा हूं सामने वाले के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है देन इट्स डिफिकल्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग थोड़ा शर्मा जाते हैं सवाल पूछने में या आपको टोकने में, रोकने में। तब आपका फर्ज बनता है कि आप इन फ्रेजेस का यूज करके आपके कम्युनिकेशन जो भी आप कह रहे हो उसको रोक कर ये फ्रेज यूज करके कंफर्म कर ले कि सामने वाले के समझ में आया या नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि आपको सवाल पूछने चाहिए, राइट, बीच में। उसी तरह अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और सामने वाले की बात अगर आपके समझ में नहीं आई तो आपको भी सवाल पूछने आने चाहिए। आस्क क्वेश्चंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। डोंट कैरी पार्शियल इंफॉर्मेशन। आधी इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, तो वो बहुत ही डेंजरस इंफॉर्मेशन होती है। कीप फ्रेजेस हैंडी। कुछ फ्रेजेस आपको आने चाहिए सवाल पूछने के लिए। और कौन से फ्रेजेस है? आई एम अफ्रेड आई डेंट गेट दैट। बहुत ही पोलाइट तरीका है, आई एम अफ्रेड आई डेंट गेट दैट। आप सोचोगे मैं डर गया? नहीं, ये एक पोलाइट वे है इंग्लिश में कहने का कि माफ कीजिए मैं मेरे समझ में नहीं आया। या फिर वुड यू माइंड सेइंग दैट अगेन। क्या आप ये फिर से बता सकते हैं? वुड यू एक अनदर पोलाइट फ्रेज है। कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट बेटर। कुड यू, वुड, कुड, ये वर्ड्स हम हमेशा पोलाइट फ्रेजेस बनाने में यूज करते हैं। आई एम सॉरी आई मस्ट आस्क यू टू रिपीट। आई एम सॉरी आई मस्ट आस्क यू टू रिपीट। हो सकता है आप एक क्लासरूम में हो और एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और आप एकदम ट्रैक लूज कर दिया। आप कह सकते हो आई एम सॉरी आई मस्ट आस्क यू टू रिपीट। या फिर सॉरी आई डिडंट कैच दैट। ये बहुत ही
कैजुअल सा फ्रेज है, जनरली फॉर्मल सिचुएशंस में यूज नहीं होता है, बट अगर आप दोस्तों के साथ है, आप किसी को अच्छे से जानते हो, आप कह सकते हो सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कैन यू रिपीट दैट अगेन फॉर मी। तो ये कुछ फ्रेजेस है, आप यूज कर सकते हो अगर आपको एक कॉन्वर्सेशन के बीच में सवाल पूछना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। जितनी वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स आपके हैंड जेस्चर्स, आपकी बॉडी मूवमेंट, आप किस तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, ये बहुत सारी चीजें होती है। कीप योर बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच इन सिंक। अगर मैं पूरा लेसन ऐसे खड़े करके आपको बताऊं, दोस्तों बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, और आपको डू यू थिंक इट्स राइट? आई डोंट थिंक इट्स राइट। मैं अगर बात कर रहा हूं, राइट, अगर मैं एक्साइटेड हूं तो आई विल डेफिनेटली स्पीक विद एक्साइटमेंट। इफ आई एम नर्वस देन ऑफ कोर्स माय बॉडी लैंग्वेज शोज दैट, राइट। उसी तरह से बॉडी लैंग्वेज और आपकी स्पीच एक सिंक में होना जरूरी है। अवॉइड इनअप्रोप्रिएट हैंड जेस्चर्स, ये बहुत ज़रूरी है। मैं सिर खुजा रहा हूँ, नाक के अंदर उंगली डाल रहा हूँ, कान खुजा रहा हूँ, राइट, या गलत उंगलियाँ दिखा रहा हूँ, ये हैंड जेस्चर्स आर नॉट राइट वाइल यू आर स्पीकिंग, ये सही नहीं है, ये अवॉइड आपको करने ज़रूरी है। फिंगर्स कैन स्पीक टू। कभी भी आप बातचीत करते हो तो आपके फिंगर्स है, आप बातचीत करते हो, अगर आप फिंगर्स यूज़ कर रहे हो, इट्स अ गुड वे ऑफ शोइंग दैट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। या कोई सामने वाला जब सुन रहे, या दैट्स राइट, या फिंगर्स कैन स्पीक, दैट शोज यू आर लिसनिंग टू द पर्सन, राइट। नेक्स्ट है डू अ बेबी पिवट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेबी पिवट का मतलब क्या? बच्चों को देखा है जब करवट लेते हैं, बच्चे छोटे होते हैं जब चल नहीं पाते, राइट, इसी का मतलब टू डू अ बेबी पिवट। पिवट का मतलब होता है घूमना किसी की तरफ, राइट। बेबी पिवट का मतलब है कि जब भी आप किसी से बात करते हो, राइट, वो सामने से कोई आया और आपसे बात कर रहे हो, आप ऐसे खड़े नहीं रहोगे। अगर कोई इस तरफ है, आप डेफिनेटली उनकी तरफ घूमोगे और बात करोगे। क्या अच्छा रहेगा कि मैं अगर आपको मेरी पीठ दिखा के ये लेसन करूं, या मैक्सिमम टाइम में मैं अपनी पीठ आपको दिखाऊं? इट इज नॉट गुड, इट्स नॉट राइट बॉडी लैंग्वेज, राइट। सो डू अ बिट, कभी भी कोई आपसे बात कर रहा है उनकी तरफ आप देख के बात कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोनों बात कर रहे हैं, इफ यू सी द गर्ल हैज मूव टुवर्ड्स द मैन while speaking, now that's the right body language. इससे क्या होता है? So always turn towards the person you're talking to. It indicates importance and intention. इससे ये पता चलता है कि आप सामने वाले की बात पर या उन्हें एक importance दे रहे हो. It's more respectful. Avoid showing your back while speaking. जैसे मैंने बताया कि अगर ये पूरा लेसन मैं अपनी पीठ दिखा के करूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बारी सुना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ओवरडू इट। ऐसा मत जताओ कि आप उनके पास स्टेयर कर रहे हो, लाइक सी नाउ सी दीस टू पीपल आर मीटिंग, दे आर ग्रीटिंग ईच अदर, इट्स अ नाइस आई कॉन्टैक्ट, वेरी प्लेजेंट आई कॉन्टैक्ट, दैट्स द राइट आई कॉन्टैक्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच ऑफ आई कॉन्टैक्ट कुड हैव रिवर्स इफेक्ट। अगर ज्यादा आई कॉन्टैक्ट दिखाओगे तो वो थोड़ा सा एक रिवर्स इफेक्ट उसका होगा। People will think you are really creepy, people will not take you in the right way. Try looking at the color of the eye for 3 to 4 seconds. तो right eye contact क्या होना चाहिए? आप कह रहे हो कि ज़्यादा मत देखो, इतना देखो कि सामने वाले की आंखों का कलर क्या है, और इसे देखने के लिए सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगेंगे। That's it. That should be the right eye contact. Makes you seem engaged and not intense. अगर आप एक proper eye contact करोगे तो इट विल शो यू एंगेज्ड एंड नॉट इंटेंस। सो अगर आपने टू मच ऑफ आई कॉन्टैक्ट किया तो इट विल मेक यू लुक इंटेंस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, अवॉइड फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब होता है हाथों से बार बार करना या पैर हिलाते रहना, दैट्स फिजिटिंग। इससे एक्चुअली इंडिकेट क्या होता है ये समझते हैं। इट इंडिकेट्स नर्वसनेस। ये पता चलता है कि आप बहुत ही नर्वस हो, या फिर इट शोज दैट यू वांट टू बी समवेयर एल्स। अरे यार ये बातचीत कब खत्म होगी, बस मुझे जाना था, मेरी मूवी के टाइम हो रहा है, या गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, या मेरी बस छूट जाएगी, मेरी बस ये चल रहा है। दैट इज व्हाट इट शोज। एंड जब बातचीत में जब आप ये करोगे तो इट शोज इट्स क्वाइट अ डिसरिस्पेक्ट टू समवन, राइट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। मेरे ख्याल से ये
बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स ने हमेशा कहा है कि टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर कॉन्वर्सिंग विद समवन। दोस्तों नेक्स्ट है, डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स और योर लेग्स। इज इट अ गुड बॉडी लैंग्वेज? ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने अंदर कुछ आने ही नहीं देना चाहता, बस उसने अपनी एक दीवार बना ली वहां पर कि बस मैं अभी कुछ मेरे अंदर आने नहीं दूंगा। इट्स अ वेरी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। इट इंडिकेट्स यू आर नॉट ओपन फॉर डिस्कशन, कि आप डिस्कशन चाहते ही नहीं हो, बस मेरे पास मत आओ, मैं कोई डिस्कशन चाहता ही नहीं हूं। ये बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट करता है। मेक्स यू लुक डिफेंसिव, जैसे मैंने बताया कि डिफेंसिव लगता है। नेवर पॉइंट योर शू सोल टुवर्ड्स द पर्सन व्हाइल टॉकिंग। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। भले आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, बस में बैठे हो, मीटिंग रूम में बैठे हो, पार्क में किसी बेंच पर बैठे हो, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे कोई इंसान बैठा है, अगर समझ लीजिए कि इसके इस तरफ कोई इंसान बैठा है, अच्छा लगता है कि उसके शू का सोल उसकी तरफ जाता है। सो दिस इज अ रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एंड यू शुड अवॉइड दैट एट एनी कॉस्ट, नो मैटर वेयर यू आर। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, मेंटेन अ डिसेंट स्पेस। हमारा वर्क स्पेस ऐसा है जहां पर फीमेल कॉलिग्स होती है, मेल कॉलिग्स है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ डिसेंट स्पेस जब भी आप काम करते हो। डू नॉट सिट और स्टैंड टू क्लोज। देखो कभी कभी हमें ऐसा लगता है इट्स टू कूल और इट्स टू कैजुअल, टू जस्ट गो एंड stand close to a colleague, could be a male or could be a female, but it's not the right body language. Just for example, he explained it, see, it's too much close body language and that's not the right way, of sitting or standing. What happens? It makes people uncomfortable. कोई शायद आपको मुंह पे नहीं बोलेगा, but वो एक uncomfortable ऑरा क्रिएट करता है आपके अराउंड। इट माइट सेंड रॉन्ग सिग्नल्स, मतलब ऐसा जताएगा कि आप काफ़ी फ्लर्टेशियस हो, या दैट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल टुवर्ड्स योर कॉलीग्स और एनीवन इन द वर्क एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहाँ पे हमने समझा कि हाउ टू हैव अ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। चलिए क्विक एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने समझा था कि कीप टॉकिंग, एक फिलर फ्रेजेस अपने साथ रखो ताकि अगर कहीं अटके तो यूज दोस फिलर फ्रेजेस ताकि आपकी बातचीत बढ़ती रहे। फाइंड अ गुड रिदम, इंटोनेशंस, वर्ड स्ट्रेस। मेक श्योर यू आर अंडरस्टूड। आप सवाल पूछो ताकि सामने वाला आपको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है ये आपके समझ में आए। आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप सवाल पूछो, मैंने आपको फ्रेजेस दिए थे। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 5 से 6 पॉइंट्स कवर किए बॉडी लैंग्वेज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहां पे हमने समझा कि कम्युनिकेशन में एक क्लैरिटी कैसे लेकर आए। नो मैटर आपकी इंग्लिश की क्या लेवल है, आप बेसिक हो, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड हो, ये लेसन आई एम श्योर इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं चाहूंगा कि आप इस लेसन को दोबारा एक बार देखिए ताकि इसके जो सारे पॉइंट्स है ये आप यूज कर पाए आपकी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल, keep learning, keep practicing, and take care.